वेलकम अगेन टू आवर चैनल एमिनेंट क्लासेस। आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3। अब तक आपने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चंस के साथ। बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्वेश्चंस थोड़े आसान लगने लगे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force F equal to 600 Newton is applied to फर्स्ट पार्ट में E पर लगाया है और सेकंड पार्ट ऑन B along the direction of string। तो हमें यहाँ पर गिवन है दो मासेस, एक मास है 10 kg और दूसरा है 20 kg और दोनों लाइट स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। और हमने क्या किया है कि एक फोर्स लगाया है 600 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो फोर्स हमने लगाया है बॉडी ए पर और सेकंड पार्ट में लगाया है बॉडी बी पर। तो आपको बताना है कि दोनों केसेस में रस्सी में टेंशन कितना होगा। देखिए इनका डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से बात शो कर सकते हो इसे कि आपके पास एक ब्लॉक है ये 10 kg का, इसे आपने नेम दिया है बॉडी ए। एक रस्सी से ये किसी दूसरे ब्लॉक से बंधा हुआ है। दूसरे ब्लॉक का मास गिवन है आपको 20 kg और इसको नाम दिया गया है बी। और दोनों ही स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखे हैं। तो सरफेस हॉरिजॉन्टल है और स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब हमने क्या किया है कि 600 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया है और फर्स्ट पार्ट में हमने अप्लाई किया है बॉडी ए पर। तो ये 600 न्यूटन इस तरह से अप्लाई किया गया है। अब आपको बताना है टेंशन इन स्ट्रिंग। तो पहले जान लेते हैं कि टेंशन करता क्या है। तो टेंशन कहाँ होगा? स्ट्रिंग में होगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो टेंशन होगा वो इन दोनों ब्लॉक को रस्सी की तरफ खींचेगा। यानी कि बॉडी ए पर जो टेंशन होगा वो पीछे की तरफ होगा और बॉडी बी पर ये आगे की तरफ होगा। तो अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो पूरी रस्सी में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये टेंशन क्या करेगा, दोनों बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचेगा, रस्सी अपनी तरफ खींचेगी। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो पूरे सिस्टम पर अगर आप नेट फोर्स देखो तो कुल मिला के अभी आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग 3 फोर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक 600 न्यूटन है, एक ये वाला टेंशन है और एक ये वाला टेंशन है। ओके, तो अगर आप नेट फोर्स देखोगे तो क्या होगा, मान लीजिए राइट साइड में जो फोर्स लग रहे हैं उन्हें हम पॉजिटिव कहें और लेफ्ट साइड में जो लग रहे हैं उन्हें नेगेटिव कहें। तो आपको नेट फोर्स दिखेगा 600 आपको राइट में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो टेंशन है 20 kg पर ये राइट में लगता दिखाई दे रहा है और ये 10 kg पर लेफ्ट में लगता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 3 फोर्स लग रहे हैं। तो ये टी दोनों कैंसिल होंगे तो नेट फोर्स आपको सिस्टम पर दिखाई देगा 600 न्यूटन। यानी कि जो फोर्स लगा, नेट फोर्स लगा है सिस्टम पर वो 600 न्यूटन है। तो आपको ध्यान रखना है टेंशन नेट फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं पूरे सिस्टम पर एक साथ अगर देखेंगे तो। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन मास। तो पूरे सिस्टम को अगर एक साथ हम देखें तो पूरे सिस्टम का मास है 30 kg और नेट फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो फोर्स अपॉन मास। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा, कैंसिल होगा तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये सिस्टम अभी नेट फोर्स की तरफ यानी राइट की तरफ मूव कर रहा होगा विद एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिस्टम जब मूव करेगा तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे। यानी ब्लॉक ये मूव करेगा टुवार्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन ए
तो बॉडी बी भी मूव करेगा टुवर्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन ए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, यानी खिंचेगी नहीं अगर रस्सी, तो ये दोनों मास एक साथ चलेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा है टेंशन इन स्ट्रिंग, तो फर्स्ट केस में बॉडी ए पर हमने फोर्स लगाया तो टेंशन स्ट्रिंग में लगाना है, कैलकुलेट आपको करना है। तो देखिए टेंशन क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर देखें आप बॉडी ए पर देखें तो टेंशन बॉडी ए को पीछे खींच रहा होगा और बॉडी बी को देखें तो ये राइट साइड में यानी आगे की तरफ खींच रहा होगा। तो अगर आप बॉडी बी के लिए देखें, फॉर बॉडी बी के लिए आपको दिखेगा कि बॉडी बी पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है और वो है टेंशन, केवल एक फोर्स दिख रहा है। तो नेट फोर्स अगर बी पर देखोगे आप, नेट फोर्स ऑन बी, ये आपको केवल दिखाई देगा टेंशन के बराबर। ओके, और बॉडी बी का एक्सीलरेशन कितना है, जितना पूरे सिस्टम का है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी बी के लिए अगर आप नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करोगे तो नेट फोर्स होगा टी, बॉडी बी का मास है 20 और एक्सीलरेशन भी कितना है 20। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगी आपकी 400 न्यूटन, यानी कि अगर आप 600 न्यूटन फोर्स लगाओगे बॉडी ए पर तो टेंशन इन स्ट्रिंग होगा 400 न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यही फोर्स हमने लगाया होता बॉडी बी पर तो टेंशन क्या होता। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर हमने फोर्स ये बॉडी ए पर लगाया है तो ये सिस्टम चल रहा है राइट में विद एक्सीलरेशन ए, और ए की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही फोर्स हम अगर बॉडी बी पर लगाते तो क्या होता, तो ये सिस्टम लेफ्ट में चलता विद सेम एक्सीलरेशन। तो देखिए दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। इस बार जो फोर्स हमने लगाया है वो लगाया है बॉडी बी पर। बॉडी बी है, इसका मास 20 kg है। ये बॉडी ए है, इसका मास 10 kg है और 600 न्यूटन फोर्स हमने बॉडी बी पर लगा दिया। तो फिर से देखेंगे तो टेंशन टी बॉडी बी पर तो लग रहा होगा पीछे की तरफ और टेंशन टी बॉडी ए पर लग रहा होगा आगे की तरफ। अब नेट फोर्स इस केस में भी कितना आएगा, नेट फोर्स आपको फिर से वही 600 न्यूटन दिखाई देगा, लेकिन ये आप किधर होगा लेफ्ट में। तो एक्सीलरेशन सिस्टम का कितना आएगा, फिर से टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास अभी भी पूरे सिस्टम का 30 ही है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, यानी एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें बॉडी ए को, बॉडी ए को अगर देखोगे तो बॉडी ए पर इस तरफ फोर्स लग रहा है टी और केवल एक ही फोर्स लग रहा है, और बॉडी का ए का एक्सीलरेशन कितना होगा, लेफ्ट में ही होगा, कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो बॉडी एक पर नेट फोर्स टी है तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, मास बॉडी ए का 10 है, एक्सीलरेशन 20 है, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 200 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि अगर आप फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे, अलग अलग बॉडीज़ पर लगाएंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आपने 10 kg पर फोर्स लगाया था तो टेंशन की वैल्यू 400 न्यूटन आई थी, और अगर 20 kg पर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये वैल्यू आपकी टेंशन की वैल्यू 200 न्यूटन आएगी। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and tension in the string when the masses are released. तो यहाँ पर आपको दो मासेस दिए हुए हैं और मासेस पास हो रहे हैं किसी पुली के ऊपर से, पुली फ्रिक्शनलेस है।
तो अगर डायग्राम आप ड्रॉ करोगे इसका तो इस तरह से शो कर सकते हो। ये कोई पुली है, एक मास इधर और एक मास इधर, और यहाँ पर इस तरह से ये मासेस अटैच्ड है। तो एक मास आपका 8 kg है और दूसरा मास 12 kg है। पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं और ये पुली फिक्स्ड होगी कहीं ऊपर, जैसे आप ऐसे शो कर सकते हो। अब आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ मासेस। तो पहले हमें यहाँ पर पहचानना होगा कि इस पुली के ऊपर, इन मासेस के ऊपर, पुली के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो देखो 8 kg को अगर देखें तो इसका वेट नीचे लगेगा, 12 kg का भी वेट नीचे लगेगा, और वेट होता है mg। हम जहाँ पर g की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेते हैं, तो 12 kg का जो वेट आएगा वो आएगा 12 इंटू जी यानी 120 न्यूटन। इसी तरह 8 kg का जो वेट आएगा वो 8g होगा यानी 80 न्यूटन। ओके, अब देखते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग में टेंशन होता है, और टेंशन क्या करता है, टेंशन रस्सी की लंबाई को छोटा करने की कोशिश करता है। ओके, तो अगर रस्सी की लंबाई छोटी करनी है तो इस 8 kg पर टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, और 12 kg पर भी टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ। ओके, बाकी पुली पर टेंशन देखेंगे तो नीचे लगेगा, इस एंड पर भी टेंशन नीचे लगेगा, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी कैलकुलेट करने की। तो फिलहाल हम इन चीज़ों को देखते हैं। अब आपको फाइंड करना है कि टेंशन क्या होगा। तो टेंशन से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सिस्टम की मोशन कैसी होगी। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये देख सकते हो कि 120 न्यूटन इस 12 kg को नीचे लाना चाहता है, और 80 न्यूटन इस बॉडी बी को 8 kg को नीचे लाना चाहता है। तो अब देखिए, सिंपल सा है कि अगर 120 न्यूटन ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि सिस्टम मूव करेगा नीचे, यानी 12 kg नीचे आएगा तो ये 8 kg ऊपर जाएगा। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग छोटी या बड़ी नहीं हो सकती है, उस केस में जितना एक्सीलरेशन 12 kg का होगा नीचे की तरफ, 8 kg का भी उतना ही एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरफ। ओके, तो ये हमें पता चला कि मासेस मूव कैसे करेंगे। अब आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स आपको अलग अलग देखना है दोनों मासेस को। तो अगर आप 12 kg को देखोगे तो इस पर 120 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है और T लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इस पर नेट फोर्स होगा 120 माइनस T। ओके, और इसको देखेंगे 8 kg को देखेंगे तो इस पर T लग रहा है ऊपर और 80 न्यूटन लग रहा है नीचे। तो इस पर क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर T की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 80 न्यूटन से। तो इस 8 kg पर नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस 80। तो 12 kg को अगर देखें हम, 12 kg को ध्यान से देखना है, 12 kg पर नेट फोर्स होगा 120 माइनस T। तो 12 kg के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं 120 माइनस T। नेट फोर्स होगा क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है तो 120 ज़्यादा होना चाहिए, और नेट फोर्स इक्वल टू होता है ma, तो मास होगा 12a। आप एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। अब 8 kg को देखें तो T लग रहा है इस पर ऊपर की तरफ और 80 लग रहा है नीचे की तरफ। क्योंकि ये ऊपर जा रहा होगा तो नेट फोर्स हम लिख सकते हैं T माइनस 80। ओके, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, ma के इक्वल हो जाएगा। तो मास 8 है, एक्सेलरेशन इसका भी a होगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, T और T कैंसिल होंगे, तो 120 माइनस 80 बचेगा 40 इक्वल टू 20a। तो a की वैल्यू यहाँ पर आप निकालोगे 40/20, तो ये वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। तो इसमें ध्यान देना है, जितना एक्सेलरेशन 12 न्यूटन का होगा नीचे की तरफ,
उतना ही 8 न्यूटन 8 केजी का होगा ऊपर की तरफ। लेकिन हमें तो फाइंड करना है टेंशन। तो एक्सीलरेशन तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये आया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है एक्सीलरेशन की उसे किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो मान लीजिए हम पुट करते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप ये वैल्यू पुट करोगे एक्सीलरेशन की, तो इक्वेशन हो जाएगी t माइनस 80 इक्वल टू 8a, और a की वैल्यू 2 कैलकुलेट किया आपने, तो t इक्वल टू होगा 80 को इधर ले जाएंगे, 80 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 16, तो t आप निकालोगे 96 न्यूटन। ओके, तो ये था आपका इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में वो होगा 96 न्यूटन। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन है पुली का। तो इन्हीं कंसेप्ट को और आगे आप बढ़ाओगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट किस तरह से सॉल्व करना है आपको, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference so that if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite directions। तो आपको गिवन है कि एक कोई न्यूक्लियस है आपके पास जो इनिशियली रेस्ट में है। तो ये कोई न्यूक्लियस है किसी एटम का, तो हम मान लेते हैं इसका मास है, मान लीजिए ये कैपिटल M। ये अभी रेस्ट में था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखोगे तो क्या होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पी आई क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इसकी 0 है तो क्या होगा, 0 होगा। अब क्या होता है कि ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है 2 पार्ट में, मान लीजिए 2 पार्ट में टूटता है। एक पार्ट का मास है मान लीजिए स्मॉल m, एक पार्ट का मास है स्मॉल m, तो दूसरा पार्ट होगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ओके, आप ये ना मानो तो चाहो तो आप M1 M2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो डॉटर न्यूक्लियाई ये बने हैं ये, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। तो ये प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो मास m है ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, और मास m2 है ये m माइनस स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी v2 है। ओके, तो अगर फाइनल मोमेंटम देखें पूरे सिस्टम का, p फाइनल, वो क्या होगा, इसका मोमेंटम प्लस इस दूसरे वाले का मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, और इसका मोमेंटम आप लिख सकते हो m2 v2। तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब देखें तो न्यूक्लियस जो है वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। तो इस पर आप एक्सटर्नल लिखेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो अब एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर F एक्सटर्नल 0 है तो चेंज इन मोमेंटम होगा 0। मोमेंटम में चेंज 0 होगा, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है ये, कि अगर किसी सिस्टम पर या बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस केस में उस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम रहते हैं। तो यहाँ पर फाइनल मोमेंटम है आपका ये m1 v1 प्लस m2 v2, और इनिशियल मोमेंटम है 0। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे आप, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख सकते हो v1 की वैल्यू आएगी माइनस m2 v2 अपॉन m1। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो v1 की डायरेक्शन होगी वो v2 के अपोजिट होगी, क्योंकि ये दो मोनो मासेस का रेशियो जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो नेगेटिव साइन हमें शो करेगा
कि दोनों मासेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5.18 आपके सामने। क्वेश्चन में गिवन है 2 बिलियर्ड balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? इस क्वेश्चन में इम्पल्स आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले समझते हैं कि इम्पल्स होता क्या है, तब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इम्पल्स वास्तव में होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो किसी का भी इम्पल्स आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? उसके मोमेंटम में चेंज को कैलकुलेट करोगे। तो क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि 2 बॉल हैं, दोनों का मास है 0.05 kg, दोनों ही एक दूसरे की तरफ चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी। यानी ये बॉल इस तरफ चल रही है तो ये बॉल इस तरफ चल रही होगी। दोनों की स्पीड आपको गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। दोनों की ही स्पीड सेम है और दोनों का मास सेम है 0.05 kg। तो ये बॉल क्या करती हैं? आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? एक बॉल दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स दूसरा बॉल पहले के ऊपर लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें गिवन है ये कोलाइड करने के बाद रिबाउंड करती हैं। यानी कि ये बॉल जो राइट में जा रही थी ये अब चलने लगेगी लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में आ रही थी ये चलने लगेगी राइट में। रिबाउंड करती हैं विद सेम स्पीड, यानी स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। यानी इसकी 6 मीटर पर सेकेंड रहेगी और इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो अब आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ईच बॉल ड्यू टू अदर, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं इस बॉल को। इस बॉल को ध्यान में रखते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो इस बॉल को देखिए, इसका फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी राइट में है तो इसका मोमेंटम भी राइट में होगा, और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन ये लेफ्ट में होगा। तो इस बॉल के लिए जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा मास, यानी 0.05 इंटू 6। तो ये आएगा आपका 0.3, और यूनिट होती है मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया मोमेंटम इस बॉल का फाइनल। और इसी का इनिशियल मोमेंटम अगर देखें तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, देखिए मास इसका अभी भी 0.5 ही था पहले भी, लेकिन वेलोसिटी देखिए फाइनली तो ये 6 में है। अगर इस राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव वेलोसिटी मानते हो तो इस लेफ्ट को आपको नेगेटिव लिखना होगा। तो इसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे -6। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3 नेगेटिव में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? इम्पल्स। तो इस बॉडी के लिए इम्पल्स हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आपने कैलकुलेट किया है 0.3, माइनस इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट किया आपने -0.3। तो इस तरह से ये आएगा 0.3 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.6, और यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस वाली बॉल का जो इनिशियली लेफ्ट में जा रही थी और फाइनली राइट में जा रही है, उसका चेंज इन मोमेंटम आया है, यानी इम्पल्स आया है 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस केस में हमने क्या किया है, जो डायरेक्शन मानी है वेलोसिटी की वो राइट में अगर है तो उसे पॉजिटिव लिखा है, और लेफ्ट में है तो क्या लिखा है? नेगेटिव। अब इसी क्वेश्चन को आप इस बॉल के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसका इनिशियल मोमेंटम आप देखेंगे तो इनिशियली ये राइट में मूव कर रही थी, तो इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, यानी 6 इंटू 0.05, तो आंसर वही 0.3 आएगा। लेकिन इसे हम इनिशियल को पॉजिटिव लिखेंगे,
क्योंकि हमने यहाँ मान लिया है कि राइट साइड को पॉजिटिव लेना है। इस तरह से इसका फाइनल मोमेंटम देखेंगे तो क्योंकि अब ये लेफ्ट में मूव कर रहा है तो मास यानी 0.05 इंटू वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे तो ये फिर से आ जाएगा -0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसके लिए अगर आप इम्पल्स कैलकुलेट करोगे आप तो फाइनल मोमेंटम आप नेगेटिव लोगे और इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव लोगे। तो इसके लिए इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं तो ये आएगा फाइनल मोमेंटम यानी -0.3 माइनस इनिशियल मोमेंटम -0.3। तो ये आंसर आपका आ जाएगा नेगेटिव का 0.6, ये आएगा नेगेटिव 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड अगर देखें तो दोनों पर जो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम आया है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो इस तरह से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। A cell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the cell is 80 meter per second, what is the recoil speed of gun? अगेन ये क्वेश्चन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो आपको क्या दिया है कि यहाँ पर हमारे पास एक गन है जिसकी स्पीड 100 kg है, जिसका मास 100 kg है। तो हम अगर गन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरह शो कर सकते हो, ये गन है, इसका मास है, बहुत ही हैवी गन है 100 kg की। ओके, अब इसे एक सेल फायर किया गया है यानी एक गोला है, ओके, बॉम्ब है, उसे सेल कहते हैं। इसका मास हमें दिया है 0.020 kg। ओके, तो यहाँ दिखा देते हैं हम सेल को, और जो फायर किया गया है तो इसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो आपको पहले देखना है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फिर देखते हैं फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियली अगर आप देखोगे तो कोई भी गन हो वो रेस्ट में होगी और जो उसके अंदर सेल होगा या बुलेट होगा वो भी कैसा होगा, रेस्ट में ही होगा। तो इनिशियली कैसे होंगे, दोनों गन एंड सेल आर एट रेस्ट, यानी दोनों की स्पीड 0 है, वेलोसिटी भी 0 ही होगी। तो अगर मोमेंटम देखेंगे इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का कितना आएगा, पी इनिशियल पूरे सिस्टम का देखते हैं तो गन का मास 100 kg, स्पीड 0, प्लस सेल का मास 0.20 kg, स्पीड 0, तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का आ जाएगा 0। अब फाइनली देखें, तो हम मान लेते हैं कि जो गन है, गन की वेलोसिटी है v। तो फाइनल मोमेंटम अगर गन का देखेंगे तो मास 100 kg है और वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 100v। और बुलेट के लिए अगर देखें या सेल के लिए देखें तो इसका मास तो वही रहेगा 0.020 kg, लेकिन इसकी स्पीड फायरिंग के बाद हो गई है 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या हुआ, गन का फाइनल मोमेंटम और ये सेल का फाइनल मोमेंटम दोनों को ऐड किया तो पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम आ गया। इसे सॉल्व कर सकते हो आप, तो ये आएगा आपका 100v प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0.16। ओके, तो ये फाइनल मोमेंटम है। अब देखिए जब ये फायर किया हो गया होगा तो क्या हुआ होगा, इस गन ने फोर्स लगाया होगा बुलेट के ऊपर और बुलेट ने फोर्स लगाया होगा गन के ऊपर। इस केस में गन ने सेल के ऊपर और सेल ने गन के ऊपर। दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो गन पे अगर फोर्स पीछे लगा होगा तो सेल पर फोर्स आगे लगा होगा,
न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो उस केस में सिस्टम पर जो नेट फोर्स होगा ज़ीरो, और नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम होगा आपका 100v प्लस 0.16 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 100v आपको दिखेगा माइनस 0.16 के बराबर, तो v आपको मिलेगा 0.16 अपॉन 100 माइनस 0.16 अपॉन 100। ये वेलोसिटी आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। ओके, तो इसे आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, कितना, माइनस 0.16 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी, रिकॉइल स्पीड कहेंगे इसे, गन की। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर सेल मूव करती है राइट में तो ये गन मूव करेगी उसके अपोजिट यानी लेफ्ट में। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से आप इस तरह से रिकॉइल ऑफ गन के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, इस केस में जो पूरा मोमेंटम होगा इनिशियली वही मोमेंटम होगा टोटल फाइनल। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कहता है कि अ बैट्समैन deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? तो क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कोई बॉल आ रही है बैट की तरफ और बैट उसे डिफ्लेक्ट करता है 45 डिग्री से। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसमें ये बॉल गिवन है आपको, ये बॉल आ रही है मान लीजिए इस तरफ, तो आपने इसमें बैट लगाया और बैट ने क्या किया कि इस लाइन के अलॉन्ग बॉल आ रही थी, इसे डिफ्लेक्ट कर दिया इस तरफ, और ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। और विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड, यानी स्पीड हमने चेंज नहीं की। तो पहले जो स्पीड थी वो थी 54 किलोमीटर पर आवर, तो बाद में भी स्पीड इतनी ही रहेगी। अब फिर से आपसे पूछा है व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो इम्पल्स आप कई बार कर चुके हो, इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसका मास m लिख लेते हैं, वेलोसिटी p लिख लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इसका होगा mv टुवर्ड्स लेफ्ट, और फाइनल मोमेंटम mv होगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो p2 है ये, p2 इक्वल टू mv, ये टुवर्ड्स ये इस तरफ है, और अगर सॉरी ये p1 था, p2 देखें यानी फाइनल मोमेंटम देखें तो वो अब इस तरफ होगा। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। इसकी वैल्यू भी होगी मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि हमने वेलोसिटी चेंज नहीं की है, स्पीड चेंज नहीं की है, केवल डायरेक्शन चेंज की है। अब आपको इम्पल्स निकालना है, तो फिर से आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम, यानी मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो p2 माइनस p1 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है तो आपको इसे वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो इससे आपको सॉल्व करना है p2 माइनस p1 को, तो इसे आप लिख सकते हो p2 माइनस p1 इक्वल टू p2 प्लस नेगेटिव ऑफ p1। ओके, यानी हम क्या करें, p2 में क्या ऐड कर दें, p1 का नेगेटिव ऐड कर दें। तो देखो इसे आप ऐसे शो कर सकते हो, ये p2 है और ये होगा आपका माइनस p1।
ओके, P1 इधर था, तो एंगल इनके बीच का होगा 45 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर P2 और -P1 को आप ऐड करोगे तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इनके रिजल्टेंट को इंडिकेट करेगा। तो ये मान लीजिए क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा P वेक्टर या फिर इम्पल्स यानी J वेक्टर। तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो एडिशन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर आपको गिवन है, ए और बी, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास a का मतलब क्या है, मान लीजिए P1 है और b का मतलब P2 है, इन्हें आपको ऐड करना है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो फाइनली अभी P1, P2 और थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो R की जगह हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स यानी J। A क्या है, A है P1। P1 हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, तो देखो P होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो P1 के लिए मास हम रखेंगे बॉडी का 0.15 kg गिवन है मास, और वेलोसिटी आपको गिवन है 54 km/h। लेकिन जो SI यूनिट होती है वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकंड होती है। तो वेलोसिटी हम कह सकते हैं V कितना होगा, V होगा, तो V गिवन है आपको 54 km/h और मास गिवन है 0.15 kg। तो इम्पल्स जो आएगा या मोमेंटम जो आएगा, P1 का मैग्नीट्यूड होगा मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 54 km/h है, लेकिन आप इसे SI यूनिट में लिखेंगे 54 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो P1 का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिलेगा मास इंटू यानी 0.15 × 15, तो P1 का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 2.25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से P2 का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा आपको 2.25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इम्पल्स में इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो Z की वैल्यू आएगी, ये वेक्टर से आप सॉल्व कर रहे थे तो इसकी वैल्यू आपको लिखनी है a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री। तो आप ये अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू लिखते हैं, तो P1 आया आपका 2.25, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस P2² 2.25 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 × ये 2.25 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, तो ये आंसर सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इम्पल्स। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फिलहाल इसे सॉल्व करने के लिए। तो आंसर आपका आएगा